नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में आपदा के बाद राहत और बचाव कार्य में जुटे सभी एजेंसियों को और अधिक सक्रिय रहने के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने कहा है कि सबका प्रयास बना रहे और आपदा के बाद रिस्पॉन्स टाइम भी कम हो और आपदा में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने का प्रयास किया जाए जल्द से जल्द। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि कहीं भी आपदा आने पर त्वरित गति से कार्रवाई की जाए और रिस्पॉन्स टाइम कम से कम हो। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आपदा को रोकना हमारे बस में नहीं है, लेकिन आपदा को हम कम कर सकते हैं और इसके लिए मुख्यमंत्री ने कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। तो रिस्पॉन्स टाइम कम हो, ऐसा मुख्यमंत्री का साफ तौर पर कहना है। आपको पता है कि उत्तराखंड की वादियां ऐसी है कि वहां पर आपदा होते रहती है। भूस्खलन और लैंडस्लाइड के साथ मूसलाधार बारिश आम बात है। वहां पे जनजीवन पर इसका खासा प्रभाव भी पड़ता है और लोग भी इससे त्रस्त रहते हैं। और इसी को ठीक से हैंडल करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन विभाग को सख्त निर्देश दिया है कि आप बेहतरी से काम करें और गति लाएं काम में, और जो रिस्पॉन्स टाइम होता है उस पर जरूर फोकस कीजिए कि वो कम से कम हो। इसके साथ ही राहत और बचाव कार्य में जुटे सभी एजेंसियों को उन्होंने और सक्रिय रहने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है रिस्पॉन्स टाइम कम किया जाए और आपदा में फंसे लोगों को जल्दी से जल्दी सुरक्षित बाहर निकाला जाए। इसी बाबत प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने भी कहा कि मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए आपदा होने पर और रिस्पॉन्स टाइम को कम किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि आपदा को तो खैर रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसे कैसे कम किया जा सकता है और इसके लिए क्या कुछ करना होगा, इसके ऊपर फोकस करें। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि पुलिस की कार्यप्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिससे अपराधियों में भय का माहौल हो और उन्हें इस बात का एहसास हो कि वे उत्तराखंड में आएंगे और अपराध करेंगे तो यहां से बचकर नहीं जा पाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने हरिद्वार के एसएसपी से बातचीत कर उनसे कानून व्यवस्था और अपराधियों पर की जा रही कार्रवाई को लेकर निर्देश दिए हैं। त्रिवेंद्र रावत ने पूर्व के प्रकरणों को लेकर भी पुलिस पर सवाल उठाए हैं और राष्ट्रपति के दौरे के दौरान करोड़ों की डकैती को लेकर भी उत्तराखंड पुलिस को घेरा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लिए इस तरह की घटनाएं ठीक नहीं हैं और उत्तराखंड पुलिस को और अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। उत्तराखंड की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान रखने वाले उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने अब किसी भी चुनाव में भाग लेने से साफ इनकार कर दिया है। हरीश रावत, जिन्होंने अपना आखिरी चुनाव 2022 के विधानसभा चुनाव में लड़ा था, वह अब आगे आने वाले किसी भी चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। जब हरीश रावत से पूछा गया कि क्या वह आगे आने वाले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस के लिए भी अच्छा रहेगा कि मैं अब चुनाव में भाग न लूं, क्योंकि कोई तो चाहिए जो पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी मैं यह चाहता था कि मैं चुनाव में भाग न लूं। जब हमने 52 के करीब टिकट बांटे तब तक तो पार्टी भी मेरे साथ थी, लेकिन जैसे ही आखिरी के टिकट बांटे तो पार्टी ने कहा कि अब आपको भी चुनाव लड़ना पड़ेगा। फिर मुझे लाल कुआं भेज दिया गया और जिसको टिकट देना था वह विद्रोही के रूप में खड़ा हो गया। उधम सिंह नगर के अपर जिलाधिकारी अशोक जोशी आज खटीमा पहुंचे और एक पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि आपदा धनराशि नहीं मिलने के कारण कुछ लोग तहसील पर आए थे। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि अब तक लगभग 24,000 लोगों को चेक वितरण किया गया है और वहीं खटीमा विधायक और नानकमत्ता विधायक से अपील की गई है कि जो आपदा प्रभावित लोग छूट गए हैं उनकी लिस्ट प्रशासन को उपलब्ध करा दे। प्रशासन सर्वे कराकर आपदा धनराशि मुहैया कराएगा। वहीं
अशोक जोशी ने कहा कि यह मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, जिसके लिए वह प्रमुखता से इसकी पहल कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि शासन प्रशासन के पास पर्याप्त धनराशि है, आपदा धनराशि वितरण में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। केंद्र सरकार लगातार यह प्रयास कर रही है कि जल्द ही देश में वक्फ बोर्ड को लेकर एक नया कानून सामने आ जाए। वहीं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने तो वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की सीबीआई जांच तक कराने की मांग कर दी है। शादाब शम्स का कहना है कि मैं लगातार इस बात को उठा रहा हूं कि जिस तरह से वक्फ बोर्ड की पूरी संपत्ति सिर्फ कुछ लोगों के हाथों में है, ऐसे में इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, और वह भी सिर्फ कोई साधारण जांच नहीं बल्कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो वक्फ बोर्ड की संपत्ति की जांच हो, और यह मांग किसी और ने नहीं किया है, खुद शादाब शम्स ने किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि केंद्र सरकार लगातार इस बात पर फोकस कर रही है कि वक्फ को लेकर एक नया कानून आए, जिसके तहत वक्फ की संपत्तियों की निगरानी की जा सके और उसकी जांच की जा सके। उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों के पास ही वक्फ बोर्ड में बहुत सारा पैसा है और अधिकार उन्होंने मुट्ठी भर लोगों के पास अपना बना कर रखा है, और ऐसे में जो उसका मूल उद्देश्य है वह फुलफिल नहीं हो रहा है। उन्होंने तो यह भी कहा है कि जिस तरह से वक्फ बोर्ड के पास संपत्ति गिने चुने लोगों के पास है, ऐसे में उसकी जांच होनी चाहिए, और ऐसी वैसी जांच नहीं, उन्होंने तो कहा है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो शादाब शम्स का यह कहना है कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की सीबीआई जांच हो, और केंद्र सरकार जो कानून लाने का प्रयास कर रही है वह उचित है। उत्तराखंड सरकार निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारी में पूरी तरीके से जुट गई है। अगर बात करें ग्राम पंचायत में परिसीमन की, तो सरकार की तरफ से पूरी तैयारी की जा चुकी है। सभी 13 जनपदों में परिसीमन का कार्य पूरा हो चुका है। इस विषय को लेकर विभागीय सचिव चंद्रेश कुमार यादव का कहना है कि पंचायत पुनर्गठन या परिसीमन 2024 के निर्वाचन का कार्य पूरा कर लिया गया है, जिसमें इस बार 50 नए ग्राम पंचायत का गठन किया गया है, तो वहीं 13 ग्राम पंचायतों को समाप्त कर दिया गया है। इस प्रकार से 37 नई ग्राम पंचायत अब अस्तित्व में आ गए हैं। इसके साथ ही चंद्रेश कुमार यादव ने यह भी बताया कि विगत वर्ष में 7,795 ग्राम सभा थी, जो अब बढ़कर 8,025 हो गई है। उत्तराखंड के पूर्व वन मंत्री हरक सिंह ने ईडी से 12 घंटे उनसे पूछताछ हुई है। हरक सिंह ने ईडी को पाखरो टाइगर सफारी मामले में भी अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। टाइगर सफारी की परिकल्पना देश और प्रदेश के हित में थी। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के कार्यकाल से जुड़े तमाम फैसलों और नियमों के साथ कई विषयों पर करीब 50 सवाल पूछे गए। इसी साल फरवरी में भी उनके घर पर ईडी छापा मार चुका है। इस मामले में सीबीआई भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जांच कर रहा है। विगत 14 अगस्त को सीबीआई भी हरक सिंह रावत से पूछताछ कर चुकी है। पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत सोमवार को सुबह तकरीबन 10:30 बजे ईडी कार्यालय पहुंचे थे, और अधिकारियों ने करीब 11 बजे से उनसे पूछताछ शुरू की थी। घोटाले के संबंध में करीब 50 सवाल पूछे गए, और यह पूछताछ तकरीबन 12 घंटे तक चली। पंतनगर एयरपोर्ट विस्तारीकरण में आ रही समस्याओं के निराकरण का और उसके शीघ्र निर्माण कराए जाने के संबंध में सांसद अजय भट्ट ने जिला प्रशासन और एयरपोर्ट डायरेक्टर के साथ पंतनगर के एनेक्सी सभागार में समीक्षा बैठक ली, जिसमें सांसद ने कहा कि पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण होने और अंतर्राष्ट्रीय सतह का बनने से संपूर्ण कुमाऊं मंडल में पर्यटन का विकास होगा। इसके साथ ही यहाँ के होमस्टे और क्षेत्रीय व्यापार भी तेजी से बढ़ेंगे, जिससे न केवल इस क्षेत्र की बल्कि पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। एयरपोर्ट विस्तारीकरण के बाद बढ़ी फ्लाइट्स के कारण देश विदेश के पर्यटक
आसानी से कुमाऊं भ्रमण कर सकेंगे, जिससे मंडल में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। एसएसपी देहरादून के निर्देश पर दून पुलिस ने ज्वेलर्स की दुकानों में आकस्मिक चेकिंग अभियान चलाया है। चेकिंग के दौरान सभी शोरूम्स और दुकानों में सुरक्षा प्रबंधों की कड़ी समीक्षा की गई है। प्रतिष्ठानों में अलार्म और सीसीटीवी कैमरा खराब होने पर संबंधित प्रतिष्ठान स्वामियों को एक नोटिस भी जारी किया गया है। इसके साथ ही तय सीमा के भीतर सुरक्षा मानकों के अनुरूप सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मानकों के अनुरूप सुरक्षा प्रबंध न करने वाले प्रतिष्ठान स्वामियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो ज्वेलर्स की दुकानों में आकस्मिक चेकिंग अभियान चलाया गया और इस अभियान का एक ही उद्देश्य था कि जो भी प्रतिष्ठान है वो अपने यहाँ सुरक्षा मानकों का कैसा ख्याल रख रहे हैं और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो कितने मुस्तैद हैं, इसके लिए यह अभियान चलाया गया था। गौरतलब करने वाली बात यह है कि जिस तरह से लगातार उत्तराखंड में अपराध में इजाफा हो रहा है और ज्वेलरी शॉप में हुई डकैती का एक मामला तूल पकड़ गया और उसको लेकर अब पुलिस भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। हालांकि दुकानों को विजिट कर वो उनके सुरक्षा मानकों को लेकर दुकान के मालिक और संचालक को साफ हिदायत देते हुए नजर आए कि आप अपने सुरक्षा मानकों का ख्याल रखें, अदरवाइज आपको नोटिस जारी किया जाएगा और उसके बाद जो भी कार्रवाई करनी होगी की जाएगी। वहीं सोशल मीडिया पर गाली गलौच और धमकी देना एक युवक को भारी पड़ गया। पंतनगर पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि युवक से परेशान होकर युवक के पिता द्वारा एसएसपी उधम सिंह नगर से मिलकर उन्होंने अपने पुत्र पर कानूनी कार्रवाई करने हेतु गुहार लगाई थी। एसएसपी के आदेश के अनुसार पंतनगर पुलिस त्वरित कार्रवाई कर युवक पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद ही युवक द्वारा सोशल मीडिया पर धमकी और असभ्य शब्दों का प्रयोग किया जा रहा था। युवक चेन्नई में रह रहा था। युवक को चेन्नई से तस्दीक करके पुलिस रुद्रपुर लाई। पंतनगर पुलिस द्वारा युवक को हिरासत में लिया गया है। युवक को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। युवक पर पूर्व में भी बरेली और अजमेर में गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने संबंधित कई मुकदमे दर्ज हैं। तो आखिरकार उस युवक को दबोच लिया गया है, जिस युवक के चलते लोग काफी परेशान भी हो रहे थे और इसकी जो मुकदमा दर्ज कराने की प्रोसेस रही वो भी खास मायने रखती है, क्योंकि इसके पिता ने ही खुद पुलिस को अप्रोच कर कहा कि इसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए और इसको संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया और उसके बाद इसको लाने के लिए चेन्नई तस्दीक किया गया और फिर इसे रुद्रपुर लाया गया और उसके बाद पंतनगर पुलिस ने इसे अपने कस्टडी में ले लिया और उसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हालांकि ये पहली दफा नहीं है जब गाली गलौच और असभ्य भाषा का प्रयोग इसने किया है। इसके पहले भी बरेली और अजमेर में भी इसके विरुद्ध कई मुकदमे दर्ज है, जिनमें गाली गलौच और जान से मारने की धमकी भी शामिल है। बंगाली समुदाय के आरक्षण पर बीजेपी विधायक के बयान से उत्तराखंड में बवाल मच गया है और पूरे राज्य में हड़कंप है। कांग्रेस पार्टी और बंगाली समुदाय के प्रमुख नेताओं ने इस बयान की तीव्र आलोचना की है। विरोध स्वरूप कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड की धामी सरकार और बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान के खिलाफ रैली निकाली और उसका पुतला दहन किया। इस दौरान मुन्ना सिंह चौहान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। कांग्रेसियों ने कहा कि बीजेपी सांसद अजय भट्ट ने भी बंगाली समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाने की मांग सदन में उठाई थी। इसके बावजूद जब मुन्ना सिंह चौहान का यह बयान आया तो गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे, रुद्रपुर के विधायक शिव अरोरा और कैबिनेट मंत्री और सितारगंज के विधायक सौरभ बहुगुणा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। नंदानगर घाट में नाबालिग लड़की से विशेष समुदाय के युवक के द्वारा अश्लील हरकत करने वाली एक घटना को लेकर गोपेश्वर में व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। जिलाधिकारी कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन भी किया और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया।
उन्होंने आरोपी की गिरफ्तारी और उसको फरार करने में उसका सहयोग करने वाले युवकों पर भी कार्रवाई करने की मांग की है। व्यापार संघ अध्यक्ष विनोद जोशी ने कहा कि लगातार इस प्रकार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इस प्रकार की घटनाएं दोहराई ना जा सके, इसको लेकर सख्त से सख्त कार्रवाई आरोपियों के खिलाफ की जानी चाहिए। बाहरी व्यक्तियों की पुलिस के द्वारा सत्यापन की प्रक्रिया को भी कायदे से किया जाना चाहिए। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से मुश्किलें बढ़ गई हैं। कर्णप्रयाग में सिमली रोड पर पहाड़ी से भूस्खलन के चलते मार्ग बाधित हो गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा किस तरह से टूटकर सड़क पर गिर गया है, जिसको लाइव अपने कैमरे में किसी राहगीर ने कैद कर लिया। गनीमत रही कि उस समय कोई वाहन वहां से नहीं गुजर रहा था, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। आप देखिए, तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने टफ टेरेन्स के लिए जाने वाली राज्य उत्तराखंड में इस तरह की घटनाएं आम है, लेकिन ये कितनी खौफनाक है। और खासकर बरसात के मौसम में जब मूसलाधार बारिश होती है, उस वक्त भूस्खलन और लैंडस्लाइड्स की इस घटना से हर कोई सचेत रहे। इस वीडियो को साझा करने का ये उद्देश्य है और यह बताने का भी कि देखिए किस तरह से मलबा पहाड़ से सड़क पर आ गया। गनीमत रही कि कोई राहगीर या कोई गाड़ी वहां नहीं थी, वरना वह इसकी चपेट में आ सकता था। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों सहित राजधानी देहरादून में बीते 2 दिनों से देर शाम शुरू हो रही भारी बारिश का कहर इस कदर देखने को मिल रहा है कि जनजीवन एक बार फिर से अस्त व्यस्त होने लगा है। भारी बारिश से जगह जगह जलभराव की समस्या भी उत्पन्न होने लगी है। राजधानी देहरादून में देर शाम शुरू हुई भारी बारिश के चलते स्थानीय लोगों के घरों में पानी घुसने से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। हालांकि यह कोई नया मामला नहीं है, बल्कि पिछले दिनों भी भारी बारिश के दौरान राजधानी देहरादून में जगह जगह जलभराव देखने को मिला था। इसके साथ ही घरों में भी पानी घुस आया था, जिससे आम जनता को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से अभी फिलहाल कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग की माने तो दोपहर में धूप खिलने के साथ ही शाम के वक्त से तेज बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। खासकर अगले 24 घंटे तक देहरादून और बागेश्वर में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। हालांकि प्रदेश के अन्य जिलों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश का अंदेशा है। मौसम विभाग ने यह जताया है, जिससे आम जनता को बेहद सतर्कता बरतने की जरूरत है ताकि जानमाल का नुकसान ना हो सके। और उत्तराखंड न्यूज में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।